दोस्तों संडे के दिन एक बैड न्यूज़ देखने को मिली। इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट थे, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। हालांकि वो अकेले नहीं थे, वहां के फॉरेन मिनिस्टर की भी डेथ हुई है। बट सवाल ये है कि ईरान की पॉलिटिक्स कैसे चलती है और क्या कोई आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इस डेथ के बाद क्रिएट हो सकता है। आने वाला सिनेरियो क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे, जिनकी डेथ हो गई, रईसी जी, वो एक तरीके से कंजर्वेटिव टाइप थे। तो ईरान की जो पॉलिटिक्स है, उसमें दो ग्रुप चलते हैं। वन इज रिफॉर्मिस्ट, अनदर इज कंजर्वेटिव। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की आइडियोलॉजी क्या है और किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ईरान के अंदर दी जाती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा, दैट इज मे 19th ये इंसिडेंट हुआ और यहाँ पे डेथ जो है प्रेजेंट प्रेसिडेंट की देखने को मिली। इसके अलावा ये लोग भी थे जिनकी डेथ इसी हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर देखने को मिली। सवाल ये है कि इब्राहिम रईसी थे कौन, उनकी हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, ही वॉज समवन हु बोर्न इन 1960। एक क्लरिकल फैमिली के अंदर वो पैदा होते हैं। उससे अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। 2017 2021 के अंदर वो अपनी पॉलिटिक्स के एक अच्छे सतर पे प्रेसिडेंट के तौर पे देखे जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है। देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट की पावर तो काफी ज्यादा है, लेकिन स्टिल सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो ईरान की काफी ज्यादा पावरफुल होती है। मतलब सुप्रीम अथॉरिटी और अगर प्रेसिडेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर सुप्रीम अथॉरिटी अपनी पावर को ज्यादा एक्सरसाइज कर पाता है। सवाल मैंने अभी बोला कि वो कंजर्वेटिव थे, तो इसका मतलब क्या है, क्या सिचुएशन है। देखिए, सिचुएशन ये है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में। ईरान की पॉलिटिक्स जो है उसी दो पोल पे चलती है। मतलब या तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, उस टाइम पे इस्लाम को सपोर्ट किया जाए, जो इनका एक स्टेट रिलीजन है उसको सपोर्ट किया जाए, और उसके अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी के अंदर जैसे वुमेन की इक्वलिटी की वैल्यू है वो सब ज्यादा नहीं होती है। और दूसरी साइड एक पार्टी देखने को मिलती है जो रिफॉर्मिस्ट। अब ऐसा नहीं है कि ईरान के सारे लोग कंजर्वेटिव तरफ से सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग इस टाइप से कि वुमेन्स के राइट नहीं होने चाहिए, इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक अच्छी खासी टसल देखने को मिलती है। एंड इवन मैं बोलूंगा, काफी लंबा टाइम तो ऐसा रहा है जिसमें रिफॉर्मिस्ट जो हैं वो पावर में भी रहे हैं। और उसका जो आइडिया है वो ये है कि इक्वलिटी लेके आओ। ठीक है, वो आपकी बेसिकली राइट फॉर द वुमेन को, स्ट्रेंथनिंग द सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट को आपको प्रोटेक्शन करना, इन सब के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो इकोनॉमी की तरफ ज्यादा देखते हैं और वेस्ट के साथ में अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। दैट इज देयर प्रोसेस। लेकिन उसके ऑपोजिट कंजर्वेटिव की जब बात आती है, तो वहां पे आपका जो बैलेंस ऑफ पावर है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अब सवाल ये है कि अब करंट सिचुएशन क्या थी। करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर रिफॉर्मिस्ट की बात की जाए तो 1997 से 2005 के बीच में वो पावर में रहे। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जो ईरान के अंदर कंजर्वेटिज्म है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। और हमें ये भी देखने को मिला कि ईरान के अंदर यूएस काफी बार सैंक्शन लगाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके से वेस्ट को सपोर्ट करें, और इसी वजह से आपकी प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट थे उनको काफी अच्छी सपोर्ट जो है वो इनकी जनता की तरफ से मिल जाती है। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज है, और वो ये है कि यूएस जो है उन्होंने काफी बार एक सीक्रेट ऑपरेशंस जो हैं वो ईरान के अंदर ऑपरेट किए हैं। इसके अलावा रिसेंट वेस्ट एशिया का जो इंस्टेबिलिटी है, उसमें ईरान ने रिबेलियन ग्रुप को काफी ज्यादा पुश किया है ताकि क्या हो सके, इसराइल के अगेंस्ट या पैलेस्टाइन की सपोर्ट में ईरान खड़ा रह सके। और यही सिचुएशन यहाँ के लीडर को पॉपुलर बनाती है यहाँ के लोगों के मन में। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे हुई थी, जैसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये क्या था? ये एक ऐसा प्लान था जो कि यूएस और ईरान के बीच साइन हुआ। इस प्लान के अकॉर्डिंग ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोसेस चल रहा है, न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट की जो बात चल रही है, उसके ऊपर एक स्टॉप जो है वो प्रोग्रेस किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान अगर देखा जाए तो ये जो सैंक्शंस थे, इनके अंदर कुछ रिलीफ वगैरह जो मिल रहा था, बट स्टिल वो पॉलिसी जो है वो डिफाइन नहीं थी। ईरान के रिलेशन वेस्ट के साथ में बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे काफी वर्स्ट हो चुके थे। और उसी टाइम से सुप्रीम लीडर है और हेड ऑफ द स्टेट जो हैं वो ये चाह रहे थे कि हम वेस्ट को ज्यादा सपोर्ट ना करें। अब जब भी प्रेसिडेंट के बीच में और सुप्रीम लीडर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो डेफिनेटली सुप्रीम लीडर अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है कि हमेशा सुप्रीम लीडर कंजर्वेटिव हिसाब से सोचते हैं, रिफॉर्मिस्ट के साथ में उनकी बनती ही नहीं है। इट इज नॉट ऑफ दैट काइंड। इवन आपके जो सुप्रीम लीडर हैं वो रिफॉर्मिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे ये है कि जो सुप्रीम लीडर ही जब बनते हैं, तो ईरान के प्रेसिडेंट की पावर क्या है? सुप्रीम लीडर ने क्या पावर दी हुई है प्रेसिडेंट को?
देखिए, प्रेसिडेंट हर चीज़ में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। कोई भी फॉरेन डील जब साइन होती है, वहाँ पे पार्टिसिपेशन करते हैं। तो मतलब जो एक मीडिएटिंग रोल होता है, वो काफ़ी क्रूशियल रोल होता है। इवन एग्ज़ीक्यूटिव के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में। अब सवाल ये है कि जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो फिर ईरान के अंदर क्या होता है? देखिए, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में साफ-साफ लिखा है कि पहले तो चार्जेस वाइस प्रेसिडेंट को दे दिए जाएँगे। उसके बाद में विदिन 50 ईयर्स विदिन 50 डेज़ यहाँ पे इलेक्शन देखने को मिलेंगे। और इलेक्शन के बाद में इलेक्शन भी सॉर्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सवाल ये है कि जो प्रेसिडेंट थे, जिनकी डेथ हो गई रईसी जी, वो सुप्रीम कमांडर बन सकते थे, सुप्रीम लीडर बन सकते थे। लेकिन अब क्योंकि वो उनकी डेथ हो गई है, तो अब सुप्रीम लीडर के लिए नेक्स्ट फाइट किसके पास होगी? तो नाम दिया जाता है आपका खैमेनी का, जो कि 85 ईयर ओल्ड हैं, बट स्टिल सीक्वेंस में इनको देखा जा सकता है कि ये सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। लेकिन सर्टेनली अभी कोई ऐसी क्लैरिटी देखने को नहीं मिलती है। रिसेंट हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो ईरान के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, उसकी वजह से धीरे-धीरे जो जनता है, वो वापस से रिफॉर्मिस्ट को पावर में लाना चाहती है। धीरे-धीरे ईरान के अंदर ये महसूस हो रहा है कि अगर हम इसी तरीके से क्राइसिस में रहे, इकोनॉमिकल क्राइसिस में, तो हमारा सर्वाइवल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा एंड दैट्स व्हाई शायद यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे सत्ता बदल सकती है। और अगर सत्ता बदलेगी, तो डेफिनिट सी बात है ईरान के अंदर काफ़ी रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। देखिए, इंडिया का काफ़ी क्लोज़ इंटरेस्ट है ईरान के अंदर। उसका कारण ये भी है कि अगर हम वेस्ट एशिया के साथ में कुछ कनेक्टिविटी चाहते हैं, तो चाबार पोर्ट जैसे पोर्ट ईरान के साथ में एक्सेस करना हम हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा इवन हम सेंट्रल एशिया की तरफ जाना चाहते हैं, तो भी ईरान हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। अब सवाल ये है कि कौन लोग पावर में आते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। सो न्यू इलेक्शन विल चेंज द कंप्लीट पॉलिटी ऑफ ईरान। और यहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है, अब वो धीरे-धीरे रिफॉर्मिस्ट की तरफ जाता जा रहा है। तो प्रोबेबली यहाँ पे हो सकता है रिफॉर्मिस्ट की गवर्नमेंट आए। रिफॉर्मिस्ट की गवर्नमेंट जब-जब आई है, तो ईरान के अंदर काफ़ी इकोनॉमिकल ग्रोथ देखने को मिली है। और इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं, तो डेफिनिटली आपकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इसलिए इंडिया भी एक अपॉर्च्युनिटी की तरह इसको देखता है। इसके साथ-साथ में वेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो वेस्ट के लिए ईरान और ईरान सपोर्टेड जो ग्रुप्स हैं, वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम की तरह बिहेव करते हैं एंड दैट्स व्हाई उनके लिए भी काफ़ी विन-विन सिचुएशन होगी अगर कोई रिफॉर्मिस्ट टाइप की गवर्नमेंट आती है तो। व्हाट डू यू थिंक? ईरान की जो पॉलिटिक्स बदलेगी, अगर बदलेगी तो, वो किस तरफ जाएगी? जो इलेक्शन होंगे, उसके अंदर किसकी जीत देखने को मिलेगी? रिफॉर्मिस्ट या फिर वही कंजर्वेटिव कंजर्वेटिज्म जो है वो डेवलप होगा। मतलब यहाँ पे लोगों का सपोर्ट जो है नो डाउट इस्लामिक जो रिवॉल्यूशन है उसको होता है और होता भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि रिफॉर्मिस्ट टोटली इस्लामिक रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट हैं, बट स्टिल वो चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर थोड़ा-सा ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, हम वेस्ट के साथ अच्छे रिलेशन बनाएँ और इकोनॉमी को अच्छे लेवल पे बूस्ट करें। व्हाट इज़ योर थॉट ऑन इट? प्लीज़ डू शेयर। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर पाएंगे एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर।